हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य प्रोटोकॉल और संधियों को हम कवर करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। ठीक है, तो ये जो है UNFCCC से संबद्ध है क्योटो प्रोटोकॉल। ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस से ही नहीं बल्कि उसके निकास से भी जो है संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 में, कब 11 दिसंबर 1997 में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौतों के तहत लिया गया है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन 1990 पीछे तक चला जाए, कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो, इसकी बाध्यकारी समझौते के तहत किया गया है। तो ये बाध्यकारी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाध्यकारी क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए ऊर्जन में वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया है। जो कंट्रीज अधिक जो है उत्सर्जन कर रहे हैं तो 5.2% वो कटौती करेंगे। देखिए, CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 से के अंतर्गत वर्णित है। तो CDM जो क्लीन डेवलपमेंट जो आपका मैकेनिज्म है वो क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत है। इसके एनेक्स 1 के विकसित देश और गैर एनेक्स देशों में, एनेक्स 1 में का है डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो गैर एनेक्स कंट्रीज हैं जिसमें जो एनेक्स में नहीं शामिल हैं उस देशों में स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो CDM में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है ना, कुछ जो है विकास युक्त परियोजनाएं जो नॉन एनेक्स कंट्रीज हैं उनमें अगर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी इस तरीके का कुछ काम करते हैं तो ये कार्बन क्रेडिट उनकी जगह पे, अगर सपोज करिए जैसे इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। अगर वो जो है अपने कार्बन क्रेडिट को कंट्रोल कर पाती है विद द हेल्प ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, अगर वो कोई टेक्नोलॉजी इंडिया को देते हैं तो उस स्थिति में इंडिया का कार्बन क्रेडिट घटेगा। ठीक है, तो वो जो कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो कार्बन क्रेडिट जो है उसको खरीद सकता है डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, क्लियर हुआ। जो है वो क्या कर रहे हैं, जो है प्रोवाइड कर रहा है उसको फाइनेंसेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। परियोजना में एनेक्स 1 देशों द्वारा क्रियान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये जो परियोजना है वो दोनों प्रकार के देशों से संबंध है, चाहे एनेक्स 1 के हो चाहे नॉन एनेक्स हो, है ना, गैर एनेक्स हो। तो देखिए UNFCCC है, ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल की से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल की धारा जो है 12 वो CDM क्लीन आपका डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इससे संबंधित है और उसमें एनेक्स 1 में कंट्रीज हैं। ठीक है, और गैर एनेक्स कंट्री है। तो अगर एनेक्स 1 वाली जो कंट्रीज हैं ये CDM परियोजनाओं की पूंजी अगर लगाते हैं गैर एनेक्स कंट्री में तो वो जो है जो कार्बन उत्सर्जन उन्होंने बचाया हुआ है गैर एनेक्स कंट्री ने, एनेक्स 1 उसको खरीद सकते हैं और अपनी कार्बन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हो गया क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। तो देखिए एग्जाम में ऐसे कह सकते हैं कि 1 कार्बन क्रेडिट कब जो है प्रदान किया जाएगा, जब वो 1 मीट्रिक टन कार्बन की कटौती कर लेगा। 1 मीट्रिक टन कार्बन की कटौती करने पे 1 जो है आपका कार्बन क्रेडिट आपको दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए जो हरित गैस हैं उनके उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। ठीक है, देखिए ये वैश्विक तापन को कम करने में सहायक होती है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि पूंजी लगाकर, अभी हमने जिस डिस्कस किया है इसको, कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। CO2 उत्सर्जन
एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन क्रेडिट के प्रोत्साहन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ताकि वह अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके अपने। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER, ठीक है, अभी क्या है, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती CDR CDM के अंतर्गत आने वाली एक ट्रेडेबल यूनिट है, एक व्यापारिक इकाई है। एक CER, एक जो CER है यानी कि सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटने से प्राप्त होती है। ये जो है एफॉरेस्टेशन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन कर बोलते हैं इसको, ये क्या है, तो देखिए वन उत्सर्जन स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। ये प्रदूषण पॉल्यूशन टैक्स का एक उदाहरण है। तो स्वीडन जो है, आप देखिए इंपॉर्टेंट है ये, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। कौन कौन? स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एंड नॉर्वे। लेकिन वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया 2005 में न्यूजीलैंड ने। अब फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही होगी, शायद बहुत क्लियर ना समझ में आए, बट अगर आप ध्यान से इसी को कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी काफ़ी जो है इधर वीडियोज़ बन जा रही है तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी खराब हो गई है, तो उसको अवॉइड करके आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगा, ठीक है। तो जो किसने किया, ये 2018 में किसने, सिंगापुर सरकार ने कहा है कि अपनी जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती करने के लिए 2019 से वो कार्बन टैक्स लागू करेगा। ये रिसेंटली कौन सी गवर्नमेंट ने कहा, ये सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कहा है ये। देखिए एवरी ईयर 25,000 टन या उससे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी, ठीक है। तो प्रतिवर्ष जो 25,000 टन या उससे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के उत्पादन करने वाली सभी जितनी भी व्यापारिक क्षेत्र हैं वे सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी, ठीक है। अब देखिए किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। अणुओं में कितनी दक्षता है, बॉन्डिंग कैसी है, और साथ में वो इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में कितने समय तक वो रह पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समय अवधियों के दौरान इसका वैश्विक जो तापन विभव है वो एक पाया गया है, ठीक है। मीथेन का जो टाइम है वो 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव कितना पाया गया है, 72 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी और हानिकारक है, ठीक है। कार्बन का कहाँ पे जो विभव है यानी पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो 1 है और मीथेन का कितना है, 72 है। तो मीथेन ज़्यादा हानिकारक है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, कार्बन पदचिह्न कहते हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD द्वारा किया गया है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का जो विकास है वो WRI और WBCSD द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन के हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण का समाधान है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन व प्रतिवेदनों हेतु मानकों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमारा है वन कार्बन भागीदारी सुविधा, विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है। तो इम्पोर्टेंट है ये वन कार्बन भागीदारी सुविधा, विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? जून 2008 से प्रारंभ हुआ। ये सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन, वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है। ये सुविधा जो है विकासशील देशों को उनके इस प्रयासों में मदद करने के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध कराती है। मतलब अगर विकासशील देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं तो जो और कंट्रीज हैं उनको हेल्प करेंगी कि वो नई टेक्नोलॉजी ला सके और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके। यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों एवं संस्थानों
को वित्तीय मदद नहीं देती। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालयों को, संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देगी। ठीक है, ये विकासशील देशों को देती है और इन लोग को नहीं देती है। ठीक है, देखिए बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। इसका भी जो है प्रबंधन विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। नाम क्या है? बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। यह कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग $120 मिलियन, अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये जो कोष है वो लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी करने के लिए बढ़ावा देगा ये। ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता विषय में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल है। तो जो कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है ये जो है CBD का एक पूरक प्रोटोकॉल है। ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल CBD का एक पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी कि लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया है। इसको 11 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया है। कौन सा? ठीक है, ये जो CBD है ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जो लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। ये 29 जनवरी 2000 को अंगीकृत किया गया और 11 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया। जो नगोया प्रोटोकॉल है वो 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया। यह भी CBD का पूरक समझौता है। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है? ये जो है 12 अक्टूबर 2014 को प्रभाव में आया और ये भी CBD का एक पूरक समझौता है। ये आनुवंशिक संसाधन जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों को समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। कौन सा? नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित है। अब देखिए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन GCCA यूरोपीय संघ EU द्वारा, GCCA क्या है? मंडलीय जलवायु परिवर्तन जो EU के द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से 2007 में स्थापित किए गए। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ में संधि 38 देशों और 8 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करती है। अब देखिए लक्ष्याधीन विकासशील देशों और उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा है ये काफ़ी। अब GCCA जो है ओवरऑल उसका उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ और गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना जिसके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन EC द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल गलती से ग्रीन हाउस गैस मत लिखिएगा, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये UNFCCC इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। ये ग्रीन हाउस गैसों की निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अब देखिए कथन है क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुई। क्योटो प्रोटोकॉल उपसंघ मुख्यतः ओजोन परत की छीड़ता से संबंधित है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो ये आपका है 1 and 3। ठीक है, B हमारा गलत हो जाएगा। ये जो है ओजोन की परत की छीड़ता से संबंधित नहीं है। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल उपसंघ रूस के हस्ताक्षर के बाद 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। क्योटो संधि वैश्विक तापमान से संबंधित है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन से अधिक है। ठीक है, किसी गैस का वैश्विक तापमान उसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवनकाल पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवनकाल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समावधियों के दौरान इसका वैश्विक तापमान जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो 1 पाया गया है। मीथेन का 20 वर्षों के दौरान ये 72 विभव पाया गया है। तो इसलिए मीथेन ज़्यादा हानिकारक है, ज़्यादा प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही क्रम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए कार्टेजेना किससे संबंधित है? कार्टेजेना जो है एजक सुमेलित कौन सा नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं बल्कि जो है जलवायु संरक्षण से है। कार्टेजेना जो है बायोसेफ्टी। कार्टेजेना क्या है? बायोसेफ्टी। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो अनवरत जैविक प्रदूषण है ना, स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, तो मॉन्ट्रियल किससे है, ओजोन परत से है। स्टॉकहोम जो है आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जिसको कहते हैं अनवरत जैविक प्रदूषण, कॉटेजना बायोसेफ्टी से है। फिर क्योटो गलत है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय के अंतर संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में, कब 1997 में, याद रखिएगा 1997 में क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से लक्षित है। अब 1997 ठीक है 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। ये कहाँ पे हुआ, तो ये जो है क्योटो में हुआ, जापान में, ठीक है 2000। अब ये देखिए ये जो है 2000 आपका 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हो गया। 1997 में जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के शहर क्योटो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CDM के लिए सत्य नहीं है। यह एक हरित गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, यह ग्लोबली तापीकरण को कम करता है, यह क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया गया है। CDM की बात कर रहा है, यह विकासशील देशों को देखिए कौन सा सही नहीं है, ये जो है डी नहीं सही है। विकासशील देशों को विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, निषेध नहीं करता है। निषेध मतलब क्या होता है, देखिए CDM जो है जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकासशील देश विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे है निषेध करता। निषेध मतलब होता है रोकता है, तो रोकता नहीं है बल्कि प्रमोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ठीक है, क्या है ये, ठीक है। तो ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण संसाधन है। बी है यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। तीसरा क्या है, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी संगठन है। तीसरा, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित REDF जो है प्लस पहलू में से एक है। तो पहला आपका जो है गलत हो जाएगा। ये जो है पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस जो है प्रोटोकॉल, ये जो आपका है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल WRI तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा किया गया है। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिणाम निर्धारित करने व प्रबंधन हेतु एक अंतर राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले, हाँ देखिए तो ये बिल्कुल सही है, हमारा ए हमारा सही हो जाता है, ठीक है, ए बिल्कुल सही है। बाकी जो है सारा ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें विचार करना है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये 5 गुना अधिक प्रभावी, तो ये हमारा बी गलत हो जाता है। ए और बी जो है ए 1 और 2 सही है, ठीक है। जापान के जो है क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 16 जनवरी 2005 से प्रभावी हो गया है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौतों के तहत लाया गया है, ठीक है। ये बाध्यकारी क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए CO2 उत्सर्जन क्या है। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सके। तो ये है आपका स्वच्छ विकास युक्ति, ठीक है, CDM, ठीक है। तो ये जो है CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन क्रेडिट के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। UNFCCC के अंतर्गत स्वच्छ विकास युक्त यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें।
दूसरा निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। 2 हमारे पास हैं। देखिए कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। ठीक है, तो क्या है कार्बन जमाव यानी कि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्त CDM क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। दूसरा CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाले परियोजनाएं केवल संलग्न एक देश से संबंधित। तो ये दूसरा गलत हो जाता है, ए सही होगा क्योंकि एनेक्स 1 और 2 दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, तो देखिए CDM जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर जो एनेक्स 1 के देश हैं उसमें स्वच्छ विकास युक्त परियोजना का कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों तथा एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार इस परियोजना का संबंध दोनों से ही है। ठीक है, अब ये देखिए युग्म है और हमें क्या करना है जो है मेल करना है। एनेक्स 1 कार्टेजना प्रोटोकॉल प्रमाणित उत्सर्जन कटौती सर्टिफाइड एमिशन एडवांस्ड, ये जो है किससे संबंधित है? देखिए हमें इसको जो है मैच कराना है। तो ये जो है कौन सा सही है? सिर्फ तीसरा सही था, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए स्वच्छ विकास युक्त यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है UNFCCC प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश और गैर एनेक्स देशों के स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं जो है कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। ठीक है, CDM में कार्टेजना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधन यानी जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने एवं उनसे मिले लाभों को समुचित व निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यह है जैव सुरक्षा समझौते से। किससे है? कार्टेजना प्रोटोकॉल का जैव सुरक्षा समझौतों से। देखिए कार्टेजना जो प्रोटोकॉल है ये अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। ये 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल की पुष्टि की है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की तुलना कुल मात्रा को कहते हैं क्या? इसको कार्बन पदचिह्न कहते हैं। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी जो है गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा कार्बन क्रेडिट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए ये सही नहीं है कि कार्बन जो क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों पर आधारित, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से पुष्ट की गई थी। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त किया जाता है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके होते हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। ठीक है, तो ये जो है हाँ। अब नेक्स्ट हमारा है कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ। कार्बन क्रेडिट का क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ। देखिए बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, बायोफंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करता है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है बायोकॉन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। इस कोष हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने लगभग 120 मिलियन डॉलर और अमेरिका ने 25 की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ठीक है, ये जो है लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कमी में बढ़ावा देना है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में क्या सही है? तो हमें सही बताना है। तो देखिए सही जो है आपका वो है C1 और 3। तो 1 और 3 को ही हम देखेंगे। देखिए यह सरकारों, व्यवसायी, नागरिक समाज और देशी जनों यानी इंडिजिनस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। दूसरा क्या है? यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, ठीक है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम रिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट
डिग्रेडेशन REDD+ प्रयासों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। तो ये सही है, देख लीजिए यहाँ पे। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज और स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जनों को कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये यूरोपीय संघ का पहल है, क्वेश्चन ये है। दूसरा है कि ये जो है इसमें सही देख लेते हैं, तो ये आपका 1 और 2 है। तो यूरोपीय संघ का पहल है और ये लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनके विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी और जो वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। WRI और ये जो है WRI WBCDS द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए ये जो GCCA है ये EU द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग के लिए 2007 में स्थापित की गई है ये, ठीक है। इसका समन्वय यूरोपीय यूनियन EU जो है इलेक्शन जो आपका यूरोपियन कमीशन है इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स प्रदान किया? तो ये है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड जो है कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को उत्सर्जन करते हैं और ये पोल्यूटेंट टैक्स है एक तरीके का, ठीक है। स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने टैक्स लगा दिया है, लेकिन 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो यह है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सही आपका C है 1 और 2। तो क्या है? वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ये जो DCO है यानी गहरी कार्बन जो है वेधशाला, ठीक है, 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि और रूप एवं उद्गम को समझने की दिशा में एक 10 वर्षीय अभियान पर कार्य कर रहे हैं। इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो वीडियो होगी उसमें जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना, ठीक है। तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।